हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इतिहास के एक पोर्शन को लेकर उपस्थित हूं और इतिहास का जो हमारा श्रृंखला चल रहा है वो मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में हम लोग सल्तनत काल को अभी पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल के राजनीतिक इतिहास को पढ़ चुके हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था सल्तनत काल के स्रोत के बारे में, यानी कि सल्तनत काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्रोत उपलब्ध है, हम उसके बारे में पढ़े थे। दोस्तों, यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको पहले ज़रूर देख लें। आज हम आपके सामने सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के आए हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी देश किसी भी राज्य को चलाने के लिए वहाँ प्रशासन का होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पूरे दुनिया लॉकडाउन में है। ज़रा सोचिए दोस्तों, ये लॉकडाउन का फरमान किसने जारी किया? तो आप क्या कहेंगे? सरकार ने किया। और यदि कोई घर से बाहर जाते हैं, लॉकडाउन को तोड़ते हैं, तो उनको दंडित कौन करते हैं? उन पर निगरानी कौन रखते हैं? प्रशासन रखते हैं। तो दोस्तों, प्रशासन और सरकार बहुत ज़रूरी है। हम जिस काल की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं, तो मध्यकालीन इतिहास के समय में भी दोस्तों सरकारें थी, प्रशासन था, लेकिन आज के प्रशासन में और उस समय के प्रशासन में अंतर है। और समय के अनुसार किस तरह से सरकारें बदली, कैसे प्रशासन बदली, कैसे सामाजिक स्थिति बदली, कैसे सभी तरह की स्थितियां बदली, इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन तो इतिहास है। दोस्तों, इतिहास और है क्या? इतिहास समय के साथ बदलती हुई मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन कराता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। दोस्तों, आप ये मत भूलिएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था जो थी मध्यकालीन इतिहास में, वह सब के सब इस्लामिक व्यवस्था के तहत चलता था। दोस्तों, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास जो भारत का इतिहास है वह जो है सो इस्लामिक सभ्यता और संस्कृतियों से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि जितने शासक हुए सभी इस्लाम धर्म के हुए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना उनका मुख्य उद्देश्य भी रहा था। इसीलिए, और दूसरा कारण अगर देखें तो वो जो हमारे देश में शासक बने हुए थे वो मुख्य रूप से अरब के रहने वाले, तुर्की के रहने वाले, अफ़गानिस्तान के रहने वाले, तो उस क्षेत्र के जो रहने वाले थे तो उनका मुख्य धर्म इस्लाम था और इस्लामिक पद्धति के अनुसार चलते थे। और उनका जो भाषा था वो तुर्की था, अरबी था, फारसी था। तो तमाम तरह के चीज़ों का नाम हमें अरबी, फारसी, तुर्की में मिलेगा। दोस्तों, जैसे अभी हम लोग जो है सो देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं तो हम प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन उसी को वजीर कहा जाता था। और ये वजीर अरबी फारसी शब्दों से प्रेरित है। और आज भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? वजीर आजम। ठीक है कि नहीं? वजीर आला, राष्ट्रपति। इस तरह से जो देखते हैं दोस्तों, तो इस तरह का परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा। आज हम, ठीक है, राजस्व विभाग को, जहाँ से आमदनी आती है और आमदनी का लेखा जोखा रखा जाता है,
राजस्व विभाग को, आज के डेट में जो राजस्व विभाग है, ठीक है, उस समय में कहा जाता था दीवाने वजारत। आज के डेट में आप कहिएगा राजस्व विभाग, और मध्यकालीन इतिहास के समय में दीवाने वजारत कहा जाता था। तो दोस्तों आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आज के प्रशासनिक दौर में हमारे देश के जो प्रधान हैं वो राष्ट्रपति हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं। विभिन्न मंत्रियों को अलग अलग विभाग दे दिया गया है, जैसे शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग, कृषि मंत्री को कृषि विभाग का प्रधान कहते हैं। तो इसी तरह से उस समय भी था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान समय में जो प्रशासनिक विभाग है उस विभाग का नाम मध्यकालीन इतिहास में क्या था, उसके मुख्य अधिकारी कौन कहलाते थे, उसका कार्य क्या था। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य पदाधिकारी और उसके विभाग एवं उसके कार्य को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों कर व्यवस्था को पढ़ेंगे, क्योंकि कर यानी कि टैक्स से ही सरकारें चलती हैं, सरकार के विभाग चलते हैं, सरकार के विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन मिलता है। तो टैक्स व्यवस्था हमेशा से रहा है। हम प्राचीन काल में भी टैक्स व्यवस्था को पढ़े हैं, मध्यकालीन काल में भी पढ़े हैं, और आधुनिक काल में तो हम लोग जी ही रहे हैं। आधुनिक काल में अभी जो टैक्स व्यवस्था कई तरह के चल रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है दोस्तों, जीएसटी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कर अभी भी लिए जा रहे हैं। कर से ही सरकारें चलती है। तो मध्यकालीन इतिहास के समय में भी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए कर की जरूरत हुई होगी। तो कौन कौन से कर थे ये सब हम लोग देखेंगे, मुख्य करों के बारे में देखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन देखेंगे, जैसे कि आज के डेट में, आधुनिक काल में, आज जिस दिन में जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं उसका तो मुझे मालूम है। क्या मालूम है? प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे छोटा इकाई परिवार है। कई परिवार मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो मोहल्ला बनता है यानी टोला बनता है। कई टोला मिल करके एक वार्ड बनता है। कई वार्ड मिल करके एक पंचायत बना है। कई पंचायत मिल करके एक प्रखंड बना है। कई प्रखंड मिल करके एक अनुमंडल बना है, और कई अनुमंडल मिलके एक जिला बना है, और कई जिला मिल करके क्या बना है, एक प्रमंडल बना है, और कई प्रमंडल मिलके क्या बना है, एक राज्य बना है, बिहार राज्य। और बिहार राज्य जैसे और भी कई राज्य मिलके क्या बना है, देश बना है। तो आज के डेट में यदि शासन के सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक हम लोग बात करें तो आज का तो हम लोग जानते हैं। मध्यकालीन इतिहास में क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आप भी यदि इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे वीडियो में लास्ट देर तक बने रहिए दोस्तों। और यदि अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि मध्यकालीन काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह 2 स्तरीय थी। जैसे आज भी 2 स्तरीय है दोस्तों। आज भी जो है केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। केंद्र सरकार की जवाबदेही पूरे देश की है, जबकि राज्य सरकार की जवाबदेही राज्य की होती है। ठीक है कि नहीं? तो राज्य क्या है? राज्य जो है दोस्तों वो प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए बनाया जाता है। तो
वैसा ही व्यवस्था मध्यकालीन समय में भी था, मध्यकालीन इतिहास में भी देखने को मिलता है। उस इतिहास में भी केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन यानी कि राज्य के प्रशासन देखने को मिलता है। तो दोस्तों उस समय जो केंद्रीय प्रशासन थे उसका प्रधान सुल्तान होता था। जैसे आज के डेट में जो हमारा केंद्रीय प्रशासन है उसका प्रधान कौन है? उसका प्रधान है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। और उस समय में केंद्रीय प्रधान कौन होते थे? सुल्तान होते थे। लेकिन उस समय के सुल्तान और आज के राष्ट्रपति में क्या है? अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि सुल्तान के पद वंशानुगत होते थे, जबकि राष्ट्रपति के पद आज के वर्तमान दौर में क्या है? निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 5 साल पर उसका चुनाव होता है। लेकिन दोस्तों सुल्तान का चुनाव नहीं होता था। सुल्तान का पद क्या था? वंशानुगत था। और एक सुल्तान के बाद उसी वंश के दूसरा सुल्तान बनते थे। और दोस्तों उस सुल्तान को उत्तराधिकारी कहते थे, लेकिन उसका कोई निश्चित नियम नहीं था। क्या नियम नहीं था? बड़ा बेटा बनेगा कि छोटा बनेगा कि मझला बनेगा, इसका कोई निश्चित नियम नहीं था दोस्तों। बल प्रयोग अक्सर देखा जाता था। कई बार जो है शासक बनने के लिए अपने माता पिता को का कत्ल करके भी शासक बन जाते थे। तो ये सब चीज देखने को मिलता है। मोटा मोटी बात यह था कि केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सुल्तान होता था और सुल्तान सर्वोच्च माना जाता था। वह न्याय प्रशासन से लेकर धार्मिक प्रशासन से लेकर सभी विभागों का प्रधान होता था दोस्तों। और उसी सुल्तान को मदद करने के लिए कई पदाधिकारी और कई विभाग थे। जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है, उसी तरह से थे दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शासन के प्रधान कौन थे? सुल्तान थे। और सुल्तान के उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। सुल्तान सभी विभागों का प्रधान होता था। इसका पद वंशानुगत होता था। इसको कार्य में मदद करने के लिए बहुत सारे पदाधिकारी होते थे, जैसे कि वजीर होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था। इनका काम था राजस्व जो वसूली होता है उसका देखरेख करना। ये राजस्व विभाग के प्रधान थे। आज के डेट में आप कहिए तो वित्त मंत्री, अभी कौन है हमारे वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। ठीक है कि नहीं? तो ये जो राजस्व विभाग जो थे दोस्तों, हम आप न कर रहे हैं आज के हिसाब से नाम कर रहे हैं, लेकिन मध्यकालीन समय में राजस्व विभाग को दीवान ए वजारत कहा जाता था। दीवान ए वजारत। तो यहां से आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीवान ए वजारत किसे कहा जाता था सल्तनत कालीन काल में? तो आप क्या कहेंगे? राजस्व विभाग को कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो मुख्य पदाधिकारी होते थे आरिज ए मुमालिक। ये सैन्य विभाग का, सेना का प्रधान होता था दोस्तों। सेनापति होता था। और सेनापति आज ना हम लोग कह रहे हैं सेनापति हिंदी में, लेकिन उसको कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। ये सारा का सारा नाम अरबी और फारसी एवं तुर्की भाषा से प्रेरित है, क्योंकि शासक लोग जो थे सल्तनत काल में वो लोदी वंश को छोड़कर जितने भी वंश के शासक हुए थे वो सब के सब तुर्क मुसलमान थे, तुर्की के रहने वाले। सिर्फ लोदी वंश के जो सुल्तान हुए वो जो है अफगान थे दोस्तों। तो अपने भाषा का वो प्रयोग करते थे। ठीक है। दबीर एक खास, ये पद है, ये सारे के सारे पद का नाम है।
जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री कहते हैं ना अभी, उसी तरह से ये सब पद है। तो दबीर एक खास, या इसको अमीर मुंशी भी कहते थे, अमीर मुंशी। और ये जो थे दोस्तों शाही पत्र व्यवहार का, पत्र विभाग का प्रधान थे। राजा को कहीं पत्र भेजना रहता था या कहीं दूसरे जगह से राजा के नाम से पत्र आता था, उसका देखरेख करना, राजा तक संदेश पहुंचाना, इनका काम था। एक था दोस्तों दीवाने रसालत, ये विदेश मंत्री कहलाते थे। आज के डेट में जिसे आप विदेश मंत्री कहते हैं, कौन है अभी? एस जयशंकर साहब वर्तमान में। इनका काम, ये विदेश विभाग के प्रधान होते थे, विदेश विभाग के हेड, और इनका काम था विदेशों से संबंध स्थापित करना। इसके बाद दोस्तों ये जो थे सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग के प्रधान होते थे, ये धार्मिक प्रधान होते थे, ठीक है। और ये कई परीक्षा में पूछा भी गया है। सब के सब परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए लेके आया। तो सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग के प्रधान थे। काजी उल कजात, न्याय विभाग के प्रधान थे। वरीद ए मुमालिक, ये महालेखाकार थे, जैसे आज के डेट में महालेखाकार है। अमीर ए मजलिस, ये शाही उत्सवों का प्रबंध करता था। जब कोई शाही उत्सव होता था, पर्व त्योहार, ईद बकरीद, इस तरह के जो त्योहार हुआ करता था, तो उसके प्रबंध करना इनका काम। इसके बाद दोस्तों खाजिन, ये आय विभाग के आय का संग्रह करता थे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, तो ये जो आय विभाग के जो संग्रह करता थे, इसका जो विभाग था दीवाने मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है दोस्तों। सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था। और इसके जो हेड होते थे इसको कहते थे आरी जे मुमालिक, ठीक है। एक यहाँ देखिए बरीद ए मुमालिक है, ये महालेखाकार है। और यहाँ क्या है? आरी जे मुमालिक, ये दीवाने अर्ज के विभाग, अर्ज जो सैन्य विभाग होता था उसका ये प्रधान होते थे। तो इस तरह से दोस्तों शाही पत्र व्यवहार, शाही पत्र जो भेजा जाता था, ये जो थे ये दीवाने इंसा कहलाता था, दीवान ए इंसा। तो दीवाने इंसा विभाग के जो प्रधान होते थे वो दबीर ए खास कहलाता था। और इसका काम था शाही पत्र का देखरेख करना। राजा के नाम से कोई पत्र आया है तो संदेश पहुंचाना, या राजा को कोई संदेश कहीं और पहुंचाना है तो उसका देखरेख करना इसका काम, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से कुछ मुख्य पदाधिकारी थे जो सुल्तान को शासन में मदद करते थे। कुछ अन्य विभाग और देख लीजिए, जैसे दीवाने खैरात, ये दान विभाग था। दीवाने अमीर कोही, कृषि विभाग को कहा जाता था। दीवाने बंदगान, दासों के विभाग को कहा जाता था। दासों के देखरेख के लिए जो बना था, आप लोग पढ़े होंगे। फिरोज शाह तुगलक के काल में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसके बाद दोस्तों दीवाने इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था। सैनिकों के आश्रितों को पेंशन देने के लिए विभाग बनाया गया था, दीवाने इस्तिहाक। दीवाने वकूफ, ये था व्यय विभाग, यानी सुल्तान को जो आमदनी आता है उसका खर्च किस हिसाब से किया जाएगा, बजट बना करके विभिन्न मदों पर खर्च करने के रूपरेखा ये तैयार करते थे। इसके बाद दोस्तों कर व्यवस्था जो था, इस समय कई प्रकार के कर थे, आप लोग पढ़े होंगे। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बने
तो 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त करके मात्र 4 प्रकार के कर रखे थे। बहुत उदारवादी शासक थे, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन या पूरे मध्यकालीन इतिहास का अकबर भी माना जाता है। तो कुछ मुख्य प्रकार के कर के बारे में जानना जरूरी है, जैसे उस्र, ये मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर, जमीन से जो लगान वसूली करते थे, मुस्लिम से जो जमीन के नाम पर जमीन में जो फसल उपजाते थे उसके एवज में जो कर लेते थे उसको उस्र कहा जाता था। जबकि यही भूमि कर जब हिंदू से लिया जाता था तो उसको खराज कहते थे। ठीक है दोस्तों, खम्स जो है सो लूट में सुल्तान का हिस्सा था, और यह जो हिस्सा 1/5 और 4/5 के हिसाब से था। 1/5 सुल्तान का हिस्सा और 4/5 सैनिकों और मुख्य पदाधिकारियों का हिस्सा माना जाता था। लेकिन कई सुल्तान ऐसे हुए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हुए, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हुए, ये लोग खुद 4/5 लिए और 1/5 मात्र सैनिकों, 1/5 भाग ही सैनिकों और पदाधिकारियों को दी। इस तरह से दोस्तों जकात और जजिया दोनों धार्मिक कर थे। जहां पर जकात मुसलमानों से लिया जाता था, वही जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है दोस्तों, अब आइए थोड़ा सा हम लोग इधर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आज के डेट में हमारे देश में सेना का जो प्रधान होते हैं, जैसे कर्नल होते हैं और भी बहुत सारा पद उसमें रहता है। बड़ा जो छोटा पद है उसके अंदर कम सिपाही, कम सेना रहते हैं। फिर ज्यादा सेना पर अलग पदाधिकारी हो जाते हैं। तो इसी तरह से उस समय क्या था, 10 घुड़सवारों के जो प्रधान होते थे, के प्रधान 10 घुड़सवार के प्रधान को सरखेल कहते थे। जबकि 10 सरखेल के प्रधान, जिसके अंदर में 10 सरखेल होते थे, 10 सरखेलों के प्रधान को सिपह सलार कहते थे। और 10 सिपह सलारों के प्रधान को, 10 सिपह सलार के प्रधान को अमीर कहते थे, और 10 अमीरों के प्रधान को मलिक कहते थे, और 10 मलिकों के प्रधान को खान कहते थे, और सभी खानों के प्रधान को सुल्तान कहते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों उस समय के जो शासन व्यवस्था थे उसको बढ़िया से चलाने के लिए कई प्रांतों में, कई राज्यों में बांट दिया था, और उस समय राज्य को इक्ता कहा जाता था। और ऐसा व्यवस्था सबसे पहले इल्तुतमिश ने शुरू किया। तो जब यह कहा जाता है कि इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया, तब आपको कहना चाहिए कि इल्तुतमिश ने किया। ठीक है दोस्तों, तो इक्ता प्रणाली का शुरुआत तो इल्तुतमिश ने किया था। और जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि देश को राज्य में, राज्य को जिला में, जिला को प्रमंडल में, प्रमंडल को अनुमंडल में, अनुमंडल को ब्लॉक में, ब्लॉक को पंचायत में, पंचायत को वार्ड में, इस तरह से अभी बांटा गया है। तो उस समय भी बांटा गया था। पूरे जो देश था उसको इक्ता में बांटा गया था। पूरे देश यदि कहिए आप, पूरे देश कहिए, तो देश को इक्ता में बांटा गया था, और इक्ता को कई सीकों में बांटा गया था, और कई सीकों को परगना में बांटा गया था, और कई परगना को गांव में बांटा गया था। और देश के जो प्रधान होते थे उसको क्या कहते थे, सुल्तान। देश के प्रधान को सुल्तान, जबकि इक्ता के प्रधान को वली इक्ता, वली मुक्ता या अमीर या मलिक कहा जाता था। जैसे अभी राज्य के प्रधान को क्या कहते हैं, राज्य के प्रधान को राज्यपाल कहते हैं। तो उसी तरह से उस समय राज्य के जो प्रधान थे उसको वली मुक्ता या अमीर या मलिक कहते थे।
और सिखों के प्रधान को सिकदार कहते थे और परगना के प्रधान को आमिल कहा जाता था और गांव के प्रधान को, जैसे गांव में मुखिया होता है ना आज के डेट में, उस समय मुकद्दम बोलते थे, मुखिया को मुकद्दम। और जो भूस्वामी होते थे, गांव के जमीन के मालिक को खूत बोला जाता था, खूत। ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन के शासनकाल में एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। जो एकता प्रणाली इल्तुतमिश शुरू किए थे अलाउद्दीन के समय में, वो समाप्त हो गया था। लेकिन दोस्तों फिरोज शाह तुगलक इसको फिर से शुरू किया। तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनता है तो यही बन सकता है कि एकता प्रणाली का शुरुआत किसने किया, तो क्या जवाब देंगे, इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली को शुरू किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली को समाप्त किसने कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और एकता प्रणाली को फिर से शुरू कौन कर दिया, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जैसे आज के डेट में कारखाने होते हैं जहां पर वस्तुएं बनता है, उत्पादन होता है, उसी तरह से उस समय में भी कारखाने थे। और कारखाने दो तरह के, और उस कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन होता था और वह वस्तुएं जो है सो बिक्री होता था अमीरों के घर में। यानी कि अमीर का मतलब ये नहीं धनी, अमीर का मतलब पदाधिकारी सबको अमीर बोला जाता था। वो लेते थे, पब्लिक लेते थे, उससे जो आमदनी आती थी वो सुल्तान का आमदनी होता था, वह शाही खजाना की आमदनी होती थी। और दोस्तों कारखाने को कहा जाता था, कारखाने होते थे, कारखाने दो तरह के होते थे, रातीबी और गैर रातीबी। रातीबी उसको कहते थे जिसमें काम करने वाले को एक निश्चित वेतन दिया जाता था, जबकि गैर रातीबी उसे कहा जाता था जिसमें काम करने वाले को काम के अनुसार वेतन मिलता था। और दोस्तों कारखाने के जो प्रधान होते थे उसको कहते थे मुतसर्रिफ। और मुतसर्रिफ दो तरह के होते थे, एक होते थे प्रधान मुतसर्रिफ, हेड। तो इस तरह से दोस्तों आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के बारे में। तो हमने देखा केंद्रीय प्रशासन थे और प्रांतीय प्रशासन थे। प्रांतीय प्रशासन को एकता प्रशासन कहते थे और एकता जो है सिखों में बटे थे, सिख जो है परगना में बटे थे और परगना जो है गांव में बटे थे। तो इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था था। कर में ये कर मुख्य प्रकार के थे, ये प्रमुख विभाग थे और ये प्रमुख पदाधिकारी थे और ये इन विभागों के प्रधान हुआ करते थे। तो ये जो आज का जो टॉपिक था ये थोड़ा सा याद करने में तो टफ है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो टफ होता है वहीं से प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्शन होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आसान प्रश्न तो सभी लोग याद करते हैं, वहां से कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन जिसे हम और आप हार्ड समझ करके छोड़ते हैं और अच्छे विद्यार्थी जो है इसको तैयार करते हैं तो वो हमसे आगे रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे क्षमता से बाहर कुछ भी नहीं है। हम मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लगे रहिए लॉकडाउन में एक एक मिनट का उपयोग कीजिए, पढ़ाई खूब कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। दोस्तों आज हम टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, फायदा उठाइए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें। ओके।